हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 100% लड़ेगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे अगर आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपका जो है ना दोस्तों 80 में 80 आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो जल्दी से फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वास्तविक है, या फिर आभासी और सीधा है, या फिर वास्तविक और सीधा है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आभासी और उल्टा है। तो फ्रेंड, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कराए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखो सीधी रेखा में, और ऑप्शन बी है तिरछी रेखा में, और ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, प्रकाश की किरणें जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, निर्बाध में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे। प्रश्न ये कराए कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पे आपको जो है ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे आर का मान कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी। तो फ्रेंड, हम लोग फोकस दूरी को एफ के द्वारा दिखाते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो फोकस दूरी होती है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर r/2 हो जाएगा। और दोस्तों, ये r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, 40 रखेंगे, 40/2 कर देंगे। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे फोकस दूरी कितना प्राप्त हो चुका है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, और 100% जो है ना प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कराए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस, और ऑप्शन बी है अवतल लेंस, और ऑप्शन सी है वलयाकार लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, मानव नेत्र में जो है ना दोस्तों उत्तल लेंस पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, मानव नेत्र में मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल के प्रश्न जो 100% पूछे जाएंगे। प्रश्न ये कराए कि दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे दूर की वस्तुओं को, या फिर निकट की वस्तुओं को, और ऑप्शन सी है बड़ी वस्तुओं को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट और साफ दिखता है। इस कंडीशन में व्यक्ति को जो है ना अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग, उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया लाल रंग का, या फिर नीला रंग का, या फिर पीला रंग का, और ऑप्शन डी है बैगनी रंग का। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही लाल रंग के तरंगदैर्ध्य और प्रकीर्णन कम होने के कारण क्या होता है, लाल रंग बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करती है। और दोस्तों लाल रंग का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है इनका प्रयोग। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया वोल्ट या फिर कूलम, और ऑप्शन सी है वाट, और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो फ्रेंड यहाँ पे विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना एम्पियर होता है। और दोस्तों एम्पियर को हम लोग ए के द्वारा दिखाया जाता है। और दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विभवांतर या विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और यहाँ पे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीमियम प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जनित्र या फिर गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन सी है मीटर या फिर मीटर। तो फ्रेंड विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र यानी कि जनरेटर कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि प्रीमियम प्रश्न जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया एमीटर या फिर वोल्ट मीटर, और ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ऑस्टर्ड या फिर टेस्ला, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसे मात्रक होता है ना टेस्ला होता है। और दोस्तों टेस्ला को हम लोग जो है कैपिटल डी के द्वारा दिखाया जाता है, टी के द्वारा, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रश्न जो है ना 100% आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी पड़ी नालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो फ्रेंड किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी पड़ी नालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं ना सभी जगह क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 100% ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न ये कराए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो जनित्र या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर, और ऑप्शन सी है मोटर। तो फ्रेंड जिस भी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, यानी कि जनित्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जो है ना उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन या फिर NH3 यानी कि अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑप्शन दिया नाइट्रोजन गैस। तो फ्रेंड
ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है ना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और दोस्तों वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 0.03% पाए जाते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाए जाती है, तो लगभग 21% ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन गैस जो है ना सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, 78% पाए जाते हैं वायुमंडल में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको देखो कोयला को या फिर जल को, और ऑप्शन सी सूर्य को या फिर परमाणु को। तो फ्रेंड ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, तो यहाँ पे सूर्य को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सूर्य से कौन सी विटामिन की प्राप्ति होती है, तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि 2Mg + O2 टेंस टू 2MgO यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है ना ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे प्रतिकारक में जो है ना मैग्नीशियम का 2 परमाणु है, तो ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु है। अगर यहाँ पे प्रतिफल में देखा जाए तो मैग्नीशियम का 2 परमाणु है, तो ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु है। जब प्रतिकारक और प्रतिफल में परमाणु की संख्या बराबर होना तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया उपचयन या फिर अपचयन, और ऑप्शन सी है संक्षारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जब भी किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है, तो उपचयन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि रासायनिक अभिक्रिया CuO + H2 टेंस टू Cu + H2O में H2 का क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कॉपर जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो यहाँ पे कॉपर क्या होता है कि विस्थापित हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, स्पेशली ये प्रश्न जो है NCERT का प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोजन आयन, और ऑप्शन सी है हाइड्रोनियम आयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल कर के किस प्रकार के आयन देते हैं, वही आपको बताना है। तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH- देते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है और 100% जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना स्पेशली NCERT का प्रश्न है। प्रश्न ये कराए कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो फ्रेंड खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय जो ना टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक जो होते हैं ना अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में आपके फाइनल मैट्रिक एग्जाम में 100% लड़ेगा।
तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड हमारे शरीर का जो पीएच रेंज होता है ना 7.0 से 7.8 के बीच होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मरकरी यानी कि पारा या फिर ब्रोमीन, और ऑप्शन सी है सल्फर या फिर सोडियम। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे जो है ना तरल अवस्था में पाया जाता है। तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है। ये जो है ना कमरे के तापमान पे क्या होता है कि तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे सिलिकॉन या फिर चांदी, और ऑप्शन सी है लोहा या फिर मरकरी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये आपका देखिएगा मरकरी यानी कि पारा एक प्रकार का धातु होता है जो कमरे के तापमान पे जो ना दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो ना टॉप लेवल के प्रश्न ये कराए कि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसका सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया क्रोमियम का लेप द्वारा, या फिर एनोडीकरण के द्वारा, या फिर पेंट करके, और ऑप्शन डी है यशद लेपन के द्वारा। तो फ्रेंड लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके सतह पर जो है ना दोस्तों यशद लेपन के द्वारा, मतलब इसका लेप चढ़ाना चाहिए यशद लेपन के द्वारा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। तो फ्रेंड नाइट्रोजन अणु में जो है ना 3 सह संयोजक बंधन होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रोपेन जिसका आणविक सूत्र क्या होता है, मतलब यहाँ पे C3H8 होता है, तो इसका संरचना सूत्र आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखा जाए C3 यानी कि कार्बन 3 है, तो कार्बन को कुछ इस प्रकार 3 बार लिख देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन 8 यानी कि हाइड्रोजन को जो है ना 8 बार सजा देंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया दोस्तों, फिर यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन हो गया, फिर ये आपका तीसरा हाइड्रोजन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे, चौथा हाइड्रोजन हो गया, पांचवा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे छठा हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे सातवां हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे आठवां हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे C3 यानी कि कार्बन 3 है, तो यहाँ पे 3 को कार्बन दे दिए हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है तो 8 है, तो सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन 8 को सजा दिए सिंपली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी दिया हुआ दोस्तों, अगर आप यहाँ से देखिएगा सही से तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एलरनोल या फिर कीटोन, और ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग से जो पदार्थ बनता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि अक्रिय तत्व कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कार्बन या फिर हीलियम, और ऑप्शन सी है सोना या फिर हाइड्रोजन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अक्रिय तत्व है ना हीलियम है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज का यहाँ पे आपको जो ना सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है C6H12O6 होता है, यानी कि C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 6 परमाणु है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु में
कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 परमाणु होते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको डायरिया या फिर टीबी, और ऑप्शन सी निमोनिया, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कौन ऐसा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, वही आपको बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे बी और सी में क्या क्या दिया हुआ, टीबी दिया हुआ है और निमोनिया दिया हुआ है। ये दोनों जो है ना दोस्तों श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना होता है। ठीक है, तो मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब होता है ना 120 mmHg होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मानव हृदय का जो अनुशीतलन ये दाब जो होता है ना कितना होता है दोस्तों 80 mmHg होता है। साथ में इसी भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया अग्र मस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क, और ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं कि कौन ऐसा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का मेंटेनेंस करता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। तो यहाँ पे वो होता है तो अनुमस्तिष्क या फिर जिसको हम लोग पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे लीवर या फिर अग्नाशय, और ऑप्शन सी अंडाशय या फिर एड्रिनलिन। तो फ्रेंड मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना लीवर, यानी कि यकृत है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करा है कि ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया एक हार्मोन या फिर वसा, और ऑप्शन सी एंजाइम या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड ये जो ऑक्सीजन होते हैं ना पौधे का हार्मोन होते हैं। पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन होते हैं, जिबरेलिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, उसके बाद यहाँ पे एथिलीन होते हैं, उसके बाद एब्सिसिक एसिड होते हैं। तो 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, जिनमें से एक हार्मोन है आपको ऑक्सीजन। तो यह एक प्रकार का हार्मोन होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पुंकेसर में या फिर स्त्री केसर में, और ऑप्शन सी है पंखुड़ी दल में या फिर बाह्य दल में। तो फ्रेंड पुष्प में जो परागकण बनते हैं ना कहाँ पे बनते हैं, तो पुंकेसर में बनते हैं दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि अंडाणु निषेचित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको योनि से या फिर गर्भाशय से, और ऑप्शन सी है फेलोपियन नलिका से या फिर अंडाशय से। तो फ्रेंड ये जो अंडाणु निषेचित होता है ना फेलोपियन ट्यूब यानी कि फेलोपियन नलिका से निषेचित होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन ने या फिर रॉबर्ट हुक ने, और ऑप्शन सी है जेसी बोस ने या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो फ्रेंड वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया था ना किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको समजात अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर समवर्ती अंग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड कीटों के पंख और जो चमगादड़ के पंख होते हैं ना ये समवर्ती अंग के उदाहरण होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है।
तो जैव अनिर्णीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, जो मिट्टी में अपघटन ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कागज और वाहित मल ये दोनों का मिट्टी में अपघटन हो जाएगा। ये दोनों जो है ना जैव निम्नकरणीय है, लेकिन ये DDT जो है ना दोस्तों ये क्या है, जैव अनिम्नकरणीय कचरा यानी कि पदार्थ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया नदी या फिर कुआं, और ऑप्शन सी है तालाब या फिर समुद्र। तो फ्रेंड यहाँ पे भूमिगत जल का एक उदाहरण कौन सा है, कुआं है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया वायु या फिर जल, और ऑप्शन सी है मिट्टी या फिर जीवधारी। तो फ्रेंड है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो जीवधारी नहीं है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 को कर चुके हैं, जिनमें हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का प्रैक्टिस सेट में ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए थे, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 40% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, और ये 40% जो बताए नहीं ये आपके लिए काफ़ी हार्ड प्रश्न है या फिर इजी प्रश्न है। तो इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। इतना करना है, आपको कुछ नहीं करना है बस। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है कि NaOH है, तो ये एक प्रकार का क्या अम्ल है, भस्म है, लवण है या फिर जल है। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, इसका जवाब आप लोग को इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ ये भी बताना है, मतलब जो भी विद्यार्थी अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। इतना कर सकते हैं आपको, आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।